हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं पंकज प्रजापति आशिक यूपीएससी चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसका पाठ का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किताब के ऊपर एक पैराग्राफ में इस लड़के का चित्र बनाकर दिया गया है। इसका नाम तुषार है और एक रेल यात्रा के दौरान इसके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। जब ये रेल यात्रा कर रहा होता है तो इसको सीट जो है खिड़की की तरफ मिली होती है, और जब ये बाहर के नज़ारे को देखता है तो बाहर के जब नज़ारे को देखता है तो इसके मन में कई प्रश्न आते हैं। तो इसके जो चाचा हैं उसको बताते हैं तुषार को कि ये जो रेल पे बैठे हैं, रेल की यात्रा कर रहे हैं, ये रेल जो है लगभग 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू हुई थी बस, और कुछ दशक बाद आई थी। जो बस है वो रेल के कुछ सालों बाद इसका खोज हुआ, इसका आविष्कार हुआ बस का। तब तुषार के मन में ये ऐसा ख्याल आया कि जब मानव के पास ऐसे तेज आने जाने वाले गाड़ी नहीं थी, सवारियां नहीं थी, तो वे यात्रा कैसे करते थे? क्या वे हमेशा एक जगह पर ही रहते थे या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ही जाते थे? तो अगर आपको तुषार को संतुष्ट करना है या तुषार को जवाब देना है तो आप क्या देते? आप बताएं, क्या प्रारंभिक मानव जो थे, आदि मानव, क्या वो एक ही जगह पर रहा करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी किसी न किसी कारणवश, जैसे शिकार के लिए या भोजन इकट्ठा करने के लिए, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। हालांकि उनके पास कोई सवारी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास कई जुगाड़ थे। जैसे कि कई जानवर ऐसे होते हैं जो सामान ढोने के काम आते हैं, जैसे गधे हो गए। और जैसे कि गांव में क्या होता है, छोटे बच्चे भैंस गाय पर चढ़ जाते हैं और सवारी करते हैं, दूर दूर जाते हैं। तो ऐसा होता होगा कि इतिहास में भी जो लोग होंगे, प्रारंभिक मानव, वो भी किसी जानवर का प्रयोग करते होंगे और एक स्थान से दूसरी जगह जाते होंगे। और जब पहिए का आविष्कार हो गया तब बैलगाड़ी की सहायता से एक जगह से दूसरे स्थान तक जाते थे। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि जो मानव थे वो एक जगह क्यों नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह हमेशा इधर उधर क्यों जाते थे। तो आपको बता दें कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। इस पृथ्वी की उत्पत्ति कई हजार करोड़ों वर्ष पूर्व मानी जाती है, और इस बात का अध्ययन आप जियोग्राफी में करेंगे कि पृथ्वी सूर्य से टूटकर बना है और ये पहले आग का गोला था, इस तरह की तमाम बातें। तब उसके बाद जब मानव का आरंभ हो गया, मानव का जन्म हो गया, लगभग कितने साल वर्ष? 20 लाख साल पहले। तो जो मानव था वो शिकारी और खाद्य संग्रह के नाम से जानते थे। शिकारी यानी कि वो शाकाहारी या छोटे जीवों को या बड़े जानवरों को उस समय मार के खाता था, और फल या कंदमूल की तरह जो उनके खाने योग्य पदार्थ होंगे उनका संग्रह करता था, उनको इकट्ठा किया करता था। और भोजन के इंतजाम का विधि के आधार पर इन्हें नाम से पुकारा जाता था, इसलिए इन्हें खाद्य संग्राहक पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अभी आपको ऊपर बताया कि वो जंगली जानवरों का मांस खाते थे या मछली खाते थे और चिड़िया को पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। और जो फल है या मूल मतलब क्या होता है? ऐसी फसल जो ज़मीन के अंदर होती है, जैसे कि शकरकंद हो गया, आलू हो गया, और भी तमाम तरह की, जैसे मूंगफली हो गया, ये फसलों को क्या कहा जाता है? मूल। जैसे मूली, गाजर, ये सब, इन सब का क्या करते थे? ये एकत्रित किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। हमारे भारत देश में भी और अन्य जगह पर भी पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें कुछ प्रजातियां विषैली हैं, कुछ खाने योग्य हैं, कुछ ना खाने योग्य हैं, कुछ सुंदरता के लिए हैं, यानी तमाम तरह की हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद वाले पदार्थ, भोजन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बहुत आसान नहीं था। अब आप ही बताएं, क्या जो ये सब हम पढ़ रहे हैं, क्या वो कोई जानवर काम कर सकता है? क्या वो सीधा चल सकता था? उस समय जो प्रारंभिक मानव था वो एकदम 4 पैरों से होकर चलता था।
फिर वो सीधा खड़ा हुआ, 2 पैरों से चला, इस तरह से खड़ा होते एकदम इस समय आधुनिक मानव की तरह उसका विकास हुआ। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, जैसे कि चीता हो गया, बाघ हो गया, जैसे अन्य जानवर जो है खरगोश हो गया, ये हमसे क्या भागते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। और बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हमसे ताकतवर भी हैं, जैसे हाथी, भालू, इस तरह के जो जानवर हैं बहुत ताकतवर होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य हैं, कौन, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। अब ऐसा ना हो कि पेड़ पौधों के खाने योग्य जो पेड़ पौधे ना हो, जिनमें विषैले हो, जिसमें जहर हो, उसको खा लें तो उसका क्या हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो सकती है। तो उस समय के लोग भी इस बात का क्या रखते थे, ख्याल रखते थे, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। अब ऐसा हो कि हमें पता ही नहीं ये फल पक गया है या कच्चा है, तो इस बात का भी जानकारी उन्हें होता था और वो रखते थे। जैसे कि आप वो चीकू फल को जब देखेंगे तो देखने से आपको पता लगेगा कि ये पक चुका है, या फिर ऐसा संदेह भी होगा कि ये कच्चा है। ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम ऐसे गुण और ज्ञान हैं? क्या आपके पास ऐसे ज्ञान है? अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप अपना जीवन कैसे बिताएंगे? इस बारे में आप ज़रूर बताएंगे। शिकारी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत कारण हैं कि वो एक स्थान से दूसरी जगह जाते होंगे, लेकिन मुख्यतः 4 कारण हम बता रहे हैं कम से कम। पहला कारण यह कि अगर वे एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे। मान लीजिए कि एक जगह पर आप रहते हैं तो वहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध है, वहाँ पर जो जानवर हैं, वहाँ पत्तियाँ, फूल, पौधे जितने भी हैं, वो एक निश्चित समय के लिए होंगे। आप उनको खा करके समाप्त कर देंगे तो आप क्या करेंगे? या तो दूसरी जगह जाएंगे या फिर वैसे ही पड़े रहेंगे। तो वो लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते थे। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी पीछे पीछे जाया करते थे। जैसे कि अगर शिकार करना हो तो आप तालाब के पास जाते होंगे, या उस समय के मानव कहाँ जाते थे, ऐसी जगह पर जहाँ पर अधिक मात्रा में जानवर आते थे, वहाँ पर वो शिकार करने के लिए जाते थे। तो यह भी दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये तो आपको पता ही है कि गर्मियों में आम आता है, ठंडियों में अमरूद आता है। इस तरह के कई फसल हैं, कई फूल हैं जो मौसम के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे के जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। ये तो प्राकृतिक पानी हो गया। अब तो मतलब वर्तमान समय में चापाकल है या फिर कई ऐसे साधन हैं जिससे हम नीचे से पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन उस समय में क्या था, पानी के स्रोत जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, नदियाँ होंगी, इसी तरह से वो लोग पानी को अपना ज़रूरत पूरा करते होंगे और उस ज़रूरत के हिसाब से ही वो एक स्थान से दूसरे जगह जाते होंगे। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों तथा नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते, रिश्तेदार या मित्रों से मिलने जाया करते होंगे। या स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। अब वो एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए उस समय तो गाड़ी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी पैदल यात्रा करते थे। और जब पहिए का खोज हो गया तो जानवरों की सहायता से एक तरह के गाड़ी बनाए होंगे और उससे ही एक स्थान से दूसरी जगह जाते होंगे। अब मानिए उस समय के लोग भी रिश्तेदारी निभाते थे, उस समय के लोगों के मित्र भी हुआ करते थे जो एक स्थान से दूसरी जगह जाने पर मजबूर होते थे। आप बताएं कि आप स्कूल कैसे जाते होंगे? या तो आप आपके पास कोई साधन होगा, साइकिल, बाइक, इस तरह से कोई। तुम्हें अपने स्कूल से पैदल जाने में कितना समय लगता है, ये तो आप बता ही सकते हैं। अगर तुम बस या स्कूल से जाओ तो स्कूल में पहुंचने में कितना समय लगेगा? अगर आप पैदल जाएंगे तो कितना समय लगेगा?
और आप यदि किसी सवारी से जाते हैं, किसी गाड़ी से जाते हैं तो कितना समय लगेगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ये प्रश्न एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि आरंभिक मानव जो है, उस समय का मानव, उनकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि उस समय तो हम वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो ऐसी जानकारी हमें पुरातत्वविदों से मिलती है जो उस समय के पत्थर, सिक्के या अन्य कई चीज़ों से पता लगाते हैं इस बात का। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली हैं जिनके निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों के अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हंसियों और औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है जो जब मैं लखनऊ के म्यूज़ियम में गया था, तो इस तरह के पत्थर जो हैं वहाँ पे म्यूज़ियम में रखे गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे। तो इस तरह के पाषाण काल में जब मानव आए थे, आरंभिक मानव, तो उनके पास लोहा नहीं था जैसे वर्तमान काल में है। तो उस समय के लोग क्या करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे और उनसे ही अपना शिकार करते थे। देख रहे हैं आप कि कई पत्थर जो हैं बड़े हैं, कई छोटे हैं, कई नुकीले हैं और इस तरह से कई धारदार भी हैं, जिससे कि वो शिकार करने और उसके मांस निकालने, खाल निकालने के लिए इस औजारों के रूप में इसको प्रयोग करते होंगे। यहाँ पत्थरों और औजारों के कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे कामों के एक सूची बनाओ जिसमें इस तरह के पत्थर या औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन कौन से सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर देना है। ये जो आप पत्थर के औजार देख पा रहे हैं, इसका प्रयोग क्या है इस बारे में देखते हैं। ये जो पत्थर है, क नंबर पत्थर, इसके औजार का प्रयोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्थर से बने औजार, ये पत्थरों के बने प्राचीनतम औजार है, यानी कि सबसे पहले मानव ने इस हथियार को बनाया था। ठीक है। और बाद में ख जो है, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। जो ये ख नंबर है, ये वाला, ये इसके बाद बनाया गया। ठीक है। फिर ग नंबर जो है, इन्हें और बाद में बनाया गया, यानी कि ये वाला जो धारदार है, ये इसके बाद बने थे। घ नंबर जो है, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था। कितने हजार साल पहले? 10,000 साल पहले। और अंगा नंबर जो है, ये गुटिका हैं, यानी कि प्राकृतिक पत्थर। जैसे कि आप कहीं भी नदियों में देखते होंगे या फिर कहीं पड़े में मिल जाएंगे, इस तरह के पत्थर आपने कई बार देखा भी होगा, कहीं भी मिल जाते हैं। तो ये प्राकृतिक पत्थर हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हंसिया और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। वो नुकीले हैं और धारदार भी हैं, जिससे कि वो जानवरों का खाल उधेड़ते होंगे और उनको पहनते होंगे। कुछ के साथ हंसियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। जैसे पत्थर को क्या करते थे, नुकीला कर देते थे और लकड़ी को उसमें डाल देते थे, यानी लकड़ी में डाल देते थे और उसे भाला या तीर जैसे हथियार बना लेते थे और उससे ही आसानी से शिकार करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, जैसे कुल्हाड़ी हो गया या दाब जैसा हथियार जो हो गया, उससे क्या करते थे, वो लकड़ी काटते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जब मानव ने पत्थर से पत्थर लड़ा करके इस प्रकार से क्या किया, आग का खोज कर लिया, तो वो क्या करते थे, ईंधन के रूप में, यानी कि भोजन पकाने के रूप में, मांस पकाने के रूप में प्रयोग करते थे और इस तरह से क्या करते थे, वो अपना जीवन यापन करते थे और झोपड़ी भी बनाते थे। पत्थर के औजार का उपयोग ये बाएं तरफ दिया गया है, ये वाला, कि जैसे कि पेड़ को खोद करके पेड़ को निकालते थे या लगाते थे या पेड़ काटते थे। इंसान के खाने योग्य जड़ों के खोदने के लिए किया जाता था, जैसे कंदमूल के जो फल होते हैं उनको जड़ में ही तो होते हैं। और जो दाएं तरफ दिया है, ये वाला, ये क्या करते थे, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। वो इस समय इतने होशियार हो गए थे, वो सिले हुए कपड़े भी पहनते थे। अब ये बात प्रश्न आता है कि रहने की जगह निर्धारित करना, वो कैसे रहते थे, कहाँ पर रहते थे। तो आपको ये छोटी सी बात पता ही होगी कि या फिर कहीं सुना भी होगा कि वो गुफाओं में रहा करते थे या पेड़ पर रहा करते थे।
इसके लिए आप मानचित्र 2 देखिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर शिकारी संग्राहकों के होने का प्रमाण मिलता है। पूरा स्थल यानी कि बहुत पुराने साल वहाँ पर कुछ लोग रहते थे, वो स्थल। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर शिकारी खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। नदियों और झीलों के किनारे क्यों पाए गए हैं, इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें पीने योग्य जल भी है और वहाँ पर शिकार के लिए पर्याप्त मात्रा में जंगल भी हो सकते हैं। तो ये जो मैप में आप देख पा रहे हैं भीमबेटका, ये क्या है? यहाँ पर गुफा है और गुफा में ही चित्रकारी मिला हुआ है, ऐसा पुरातत्वविदों को। और ये कुरनूल की गुफाएं हैं, ये हुस्की की है। इस तरह से यहाँ पर क्या करते थे, वो मानव रहते थे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सके और वो पत्थर से क्या करे, अच्छे से हथियार बना सके और जानवरों का शिकार कर सके। जहाँ लोग पत्थरों और औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। जैसे कि इस तरह अभी आरंभिक मतलब प्रारंभ में यानी वर्तमान में, जैसे कि कहीं पर प्लास्टिक की कोई चीज़ें बनती हैं या फिर खाने पीने का जो सामान बनता है, जैसे फैक्ट्री हो गई, या उनको क्या कहा जाता है, उन्हें उद्योग स्थल कहा जाता है। उसी तरह उस समय भी होते थे, पत्थर से जब औजार बनाते थे। इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये एक स्वाभाविक प्रश्न है जो आपके मन में उठना चाहिए था कि उद्योग स्थलों की जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि इस बात का भी प्रमाण हमें पुरातत्वविदों ने ही दिया होगा। आमतौर पर हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। जब उन्होंने पत्थर को पत्थर लड़ा के बनाया होगा औजार, तो क्या पता वो ठीक से नहीं फूटे होंगे और अच्छे हथियार धारदार नहीं बने होंगे, तो उन्होंने किया होगा, वहीं पर छोड़ दिया होगा। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात तो थोड़ा सा ही आ ही रहा होगा कि जहाँ पर ज़्यादा आकृति के पत्थर मिले हैं वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर पत्थर बनाने का, औजार बनाने का स्थल रहा हो। कभी कभी कई लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। वहाँ पर वो निवास भी करते थे, आवास भी करते थे और वहाँ पर पत्थर भी बनाते थे, यानी उद्योग स्थल। अभी आपको मैंने भीमबेटका के बारे में बताया, तो आप उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देख लीजिए। भीमबेटका जो है वो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कुरंदाव जैसे स्थल होते हैं जिन्हें दर्शाया गया है मैप में। अभी आपने देखा त्रिकोण वाले। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। गुफा में जब ऊपर से बारिश ही नहीं आएगा, धूप नहीं आएगा, ठंड जो है वो भी नहीं आएगा। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास हैं। ये जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें ये जो देखिए चित्र देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या करते थे, मानव रहा करते थे। ये है भीमबेटका का जो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। आपके लिए एक प्रश्न है कि अगर तुम्हें अपने निवास स्थल के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा नाम चुनोगे? आवास के लिए या उद्योग स्थल के लिए, आवास और उद्योग स्थल या अन्य, यानी कि जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर केवल रहते हो, या फिर वहाँ पर कुछ औजार बनाते हो, कुछ काम करते हो, या फिर वहाँ पर कुछ काम भी करते हो और वहाँ पर आप निवास भी करते हो। तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग इस पर करेंगे आवास और उद्योग स्थल। अब बाकी लोग जहाँ पर काम करते होंगे तो उद्योग स्थल ही सही है उनके लिए। अब बात करते हैं पुरा स्थल, क्योंकि कई बार ऐसा शब्द आ गया है पुरा स्थल, तो आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा कि पुरा स्थल क्या है। तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्री और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। जब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पुरा स्थल यानी कि जहाँ पर
साक्ष्य मिले हैं उनको पुरास्थल कहते हैं। तो कई पुरास्थल के बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। पाषाण औजारों का निर्माण, यानी कि पत्थर से किस प्रकार से वो हथियार बनाते थे, इस बारे में आपको बताना है और आपको इस बारे में जानना है। तो पाषाण प्राय उपकरणों को प्रायः दो तरीक़ों से बनाया जाता था। पहला तरीका तो ये था कि पत्थर से पत्थर टकराना, यानी कि जब आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक ईंट है और एक ये ईंट है, यदि आप इन दोनों को टकराएंगे तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई फूटेगा ही। तो उस समय भी पत्थर को पत्थर टकराने से क्या होता था, वो एक फूट जाता था और हथियार का रूप ले लेगा। यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ा जैसा इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि इस समय छेनी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है, उस समय हथौड़ा जैसा पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर एक दूसरे पर पत्थर तब तक सल्क निकालते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए, यानी कि जब तक तेज हथियार न बन जाता था तब तक वे क्या करते थे, उस पर प्रहार करते ही रहते थे। दूसरा इसका प्रकार ये है, दूसरा तरीका यह है कि वो दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है इसके दूसरे उपाय को। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर इस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकालते हैं, जिसे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो उस समय पत्थर के भी औजार होते थे और जब थोड़ा सा मानव क्या हुआ, होशियार हुआ, तो उन्होंने हड्डी का भी हथियार बनाना शुरू किया। ये आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक ऊपर पत्थर है और एक नीचे पत्थर है और इसको क्या कर रहे हैं, उस पर से हथौड़े जैसा प्रयोग किया जा रहा है। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए अपनाई गई तकनीकों में से एक तकनीक यहाँ दर्शाई गई है। बताओ यह कौन सी तकनीक है। तो ये पहली वाली तकनीक है जिसमें एक पत्थर को हथौड़े जैसा प्रयोग किया गया था। अब एक बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आग की खोज, मानव ने इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है आग की खोज, क्योंकि आग की खोज से ही सब कुछ संभव हो पाया है। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाओं ढूंढो। चलिए ढूंढ लेते हैं एक बार मानचित्र 2। ये रहा हमारा मानचित्र 2, इसमें कुरनूल की गुफा ढूंढना है। तो अभी आपने देखा ये आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा है। इस तरह से अगर मैप में देखते चलेंगे तो आपको अच्छे से याद भी होगा। तो आग की खोज आपने देख लिया, कुरनूल की गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में क्या मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। तो आप अपने दिमाग में ये सोच ही सकते हैं कि राख के अवशेष मिले हैं तो आग की खोज भी हो ही गई होगी। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल इस प्रकार किया गया होगा कि वे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते होंगे। यानी कि आग की खोज से उन्हें बहुत से लाभ मिले होंगे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने या आप सब अभी भी आग का उपयोग क्यों करते हैं। अब बात करते हैं बदलती जलवायु। जैसे कि वर्तमान समय में भी होता है कि जलवायु बदलता है, ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, इस तरह से मौसम बदलते रहते हैं। तो उस समय भी जब मौसम बदलता था तो लोग किस तरह से अपने वातावरण को अनुकूल बनाते थे, या जब उस समय वर्तमान में मान लीजिए कि ऊनी कपड़े हैं जिससे सर्दी में हम बच जाते थे, तो उस समय लोग क्या करते थे, इस बारे में देखते हैं। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब पृथ्वी बनी थी तो ये पहले बर्फ़ का गोला था, तो बर्फ़ में बड़े बड़े जानवर होते थे। इस तरह से पूरी कहानी बताई थी। तो अब क्या होने लगा कि ये बर्फ़ पिघलने लगा और जब बर्फ़ पिघलने लगा तो ज़मीन दिखने लगी। जब ज़मीन दिखेगा तो क्या होगा कि घास उगेंगे और घास उगेगा तो उन जानवरों की संख्या बढ़ेगी जो घास खाते थे। कौन कौन से जानवर, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, ऐसे जानवर बढ़ते थे। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे उनके पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोगों की जानवरों को पकड़ने पर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोच लगे हो। वो इसलिए नहीं पालते थे कि उन्हें दूध मिलेगा, वो इसलिए पालते थे कि हमारे पास खाना उपलब्ध है, यानी कि हम अब पाल को रखेंगे जब जानवरों को, तो हमें जब भूख लगेगी तो हमें शिकार करने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते थे, जानवरों को पालतू पशु अब बनाने लगे थे। अब क्या होने लगा कि हो सकता है कि इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने लगे, सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यानी कि जब ये नदी किनारे रहा करते थे, झील के किनारे रहा करते थे, तो जाहिर सी बात है कि पानी में क्या होती हैं, मछलियाँ होती हैं, तो इनको मछलियाँ के बारे में भी जानकारी मिली होगी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। नाम और तिथियाँ, यानी कि उस समय किस चीज़ का क्या नाम होता होगा या और किस तिथि को क्या हुआ होगा, इस तरह की घटनाएं इस बारे में पढ़ते हैं। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्व उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। कोई दूसरा कुछ कहता है, कोई दूसरा कुछ कहता है, तो इस बारे में इतिहासकार के अनेक मत हैं। आरंभ काल को वे पाषाण काल कहते हैं। क्या? पूरा पाषाण काल, यानी कि जब मानव बना था और उसने पाषाण यानी कि पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया था, तो उस काल को इतिहासकार पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों से बना है, यानी प्राचीन और पाषाण। प्राचीन की बहुत पहले, पाषाण यानी कि पत्थर। यह नाम पुरास्थलों के प्राप्त पत्थर के औजार को महत्व बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और ये अंतिम वाला उत्तर पूरा पाषाण काल। इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में दौरान घटित हुई थी। किस काल में? उत्तर पूरा पाषाण काल में। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, छोटे से छोटा। तो उस समय जब मानव क्या करने लगे, ये पहले तो बड़ा औजार बनाए थे, उससे जानवरों का शिकार करते थे। अब वो जब हथियार बनाना शुरू कर दिए, सीख गए, तो वो छोटे छोटे औजार बनाने लगे। तो इस समय वो उनके हथियार जब छोटे होने लगे तो उनको क्या कहा जाने लगा? माइक्रोलिथ, यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हरियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और जैसे औजार मिलते थे, आरी जैसे औजार मिलने लगे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते लोगों ने अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। अब बात करते हैं कि कृषि कैसे शुरू की होगी उन्होंने। तो उन्होंने मान लीजिए कि कभी इधर से कभी एक स्थान से गुजरे हों तो उन्होंने देखा होगा कि बीज है, फिर कभी उधर से आए हों तो देखा होगा कि वो बीज नहीं, उसके जगह पर कोई बड़ा सा फसल उग गया है। तो उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि वो बीज कहाँ गया। तो इस तरह से उन्होंने बीज को इकट्ठा किया होगा और धरती में दबा दिया होगा। अब हो सकता है उस समय कोई देखने तो गया नहीं है, तो सब ये अनुमान पर बताया जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या की होगी? खेती करनी शुरू की होगी। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? यानी शैल मतलब होता है पत्थर, और पत्थर की जो चित्रकलाएं हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, इस बारे में जानकारी। जैसे भीमबेटका की गुफाओं में इस प्रकार की चित्रकारी हमें मिलती है। ये चित्रकारी में क्या दिखाया गया है कि एक पीछे मानव है और वो एक हिरण का शिकार कर रहा है। और भी चित्र हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी ये होता था कि मानव आगे होता था, यानी कि ये आगे होता था और इसके पीछे कोई जानवर होता था, यानी कि खुंखार जानवर होगा, फिर इसको भगाएगा, फिर ये भागता था। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश के और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब चित्रकारी का उद्भव कैसे हुआ होगा, इस बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। जब लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल गया होगा
तब उनके पास क्या हुआ होगा कि खाली समय बचने लगा। जब उनके पास खाली समय बचने लगा तो उस समय तो सबके हाथ में, इस समय है कि मोबाइल है सबके हाथ में, उस समय सबके हाथ में पत्थर हुआ करता था। तो वो पत्थर से क्या करते थे, कभी दीवार कभी पत्थर खोदते थे, कभी बड़े पत्थर खोदते थे, कभी ज़मीन में मतलब कुछ लिखते थे। इस तरह से वो क्या करते थे। तो इस तरह से क्या हो गया कि उनके पास जब समय बचने लगा तो वो चित्रकारी और अन्य कलाओं में भी क्या होने लगे, अपनी रुचि रखने लगे। अब देखते हैं कि कौन क्या करता था उस समय में, कौन क्या करता था। तो हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार करते थे, फल मूल का संग्रह किया करते थे, वे पत्थरों और औजारों गुफाओं को चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। यानी कि यहाँ पे पूछने का आशय ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि मानव क्या पुरुष क्या करता था और स्त्री क्या करती थी। स्त्री औजार बनाती थी या पुरुष औजार बनाता था, स्त्री शिकार पर जाती थी या पुरुष। तो इस बात का जवाब आपको मिल रहा है, थोड़ा सब्र रखिए। तो वास्तव में हमें इनका ज्ञान नहीं है, हम ये नहीं जानते हैं कि उस समय में स्त्री शिकार करने जाती थी या नहीं जाती थी। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, वो क्या कि महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किया हो, या यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। जैसे कि वर्तमान समय में कुछ काम जैसे कि घर में खाना बनाना ये महिलाएं करती हैं, कहीं कहीं पर पुरुष भी बनाते हैं, और बाहर जाकर कमाना या खेतों में काम करना ये ज़्यादातर पुरुष करते हैं। तो उस समय ये दो तरह की बातें हो सकती हैं कि उन्होंने शिकार पुरुष करता हो या महिला करती हो, या फिर वो दोनों एक साथ करने जाते होंगे। और इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। जब इतिहास पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा एक जानवर के बारे में भी देख लेते हैं कि शुतुरमुर्ग, यानी भारत में शुतुरमुर्ग कैसे आया होगा। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनी पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। मनका क्या होता है, पिछले बार की वीडियो में मैंने आपको चित्र में दिखाया था। मनका एक तरह का बर्तन होता है, जैसे घड़ा होता है उस तरह से ही बर्तन होता है मनका। इन मनकों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा, ये प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है। आज हमें शुतुरमुर्ग कहाँ मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जंगल में मिलेंगे या फिर चिड़ियाघर में मिलेंगे, ऐसे वो कहीं पर नहीं मिल सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कहीं अचानक से मिल सकते हैं। अगला ये है कि हुस्की या सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुस्की ढूंढिए। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों के अलग अलग कार्यों में लगाने वाले कई प्रकार के औजार मिलते हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर रहते भी लोग होंगे और औजार भी बनाते होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। झरनों के निकट इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर जानवर आते थे पानी पीने और उनका शिकार करते थे, इससे आसानी होती थी। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। उनके जो हथियार थे वो सबसे ज़्यादा किससे बनते थे, चूना और पत्थर से। क्यों बनते थे, क्योंकि उस समय चूना और पत्थर का क्या था, सबसे अधिक मात्रा में वही प्राप्त होते थे, चूना और पत्थर। क्या तुम दूसरे प्रकार के पुरास्थलों के नाम बता सकते हो, यानी कि जहाँ पर उस समय के लोग रहा करते थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आप पढ़ लीजिए। मैं वीडियो को थोड़ी देर रोक देता हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये चित्र आप देख लीजिए, ये है भीमबेटका का चित्र जिसमें 2 जानवर दिखाए गए हैं। उस समय के लोग इतनी कुशल कारीगरी करते थे, आप ये देख पा रहे हैं। यदि आपने इतिहास के पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनको कमेंट में ज़रूर आंसर बताएं। धन्यवाद।